हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ अलीज़ा इकबाल, MBBS सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन मिस्टेक्स की जो मैंने खुद करी थी एंड जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। सो मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज़ यूजिंग मल्टीपल रेफरेंस बुक। यार, रीड ओनली NCERT। मेक NCERT योर प्राइमरी एंड द ओनली बुक। कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको NCERT से ही पढ़ना है। NCERT से ही पूरा पेपर आता है। थ्योरी रीडिंग के लिए मल्टीपल बुक्स नहीं रखनी है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ती थी, कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ा करती थी और एक आध बुक और पढ़ती थी, लेकिन नहीं करना है। ये गलती आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ NCERT बुक ही पढ़नी है। एक भी चीज़ आप NCERT की स्किप नहीं कर सकते हो। सेकेंड, डोंट अवॉइड केमिस्ट्री NCERT। बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन मैंने भी यही किया था। केमिस्ट्री की NCERT मैंने अच्छे से पढ़ी ही नहीं थी। आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने किया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस ईयर। एंड आपको इनऑर्गेनिक की NCERT तो लाइन बाय लाइन रटी होना चाहिए, एकदम थरली याद करनी है, लाइन बाय लाइन। एंड कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करनी है केमिस्ट्री के लिए एक्सेप्ट फॉर NCERT। डोंट रन फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी हाई वेटेज नहीं होता है और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सारे ही चैप्टर्स आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उन बच्चों के लिए होता है जिनको ऑलरेडी पता होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, तो बस उनको ठीक ठाक मार्क्स चाहिए होते हैं, तो बस ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करके चले जाएंगे और थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। आप एक ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हो जिसका सिलेक्शन रेट सिर्फ 1% है। आपको उन 1% में आना पड़ेगा, मतलब 100 में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होगा। तो बेटा आपको उन 1% में आना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं इतना सा भी। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सारे चैप्टर्स इक्वली पढ़ने पड़ेंगे, सारे टॉपिक्स इक्वली पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कर सकते हैं कि बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, 360 और 360 ले आएंगे। अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में 100 भी लाओगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फोर्थ इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। अगर ये मिस्टेक कर रहे हो ना, तो कभी सोच भी मत लेना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। टेस्ट से मत डरना। टेस्ट से ही पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एटलीस्ट मेन एग्ज़ाम से पहले 60+ टेस्ट तो दे ही देना। एंड विद इन अ वीक, हर संडे को या विद इन अ वीक एक आपको टेस्ट देना है। और अगर विद इन अ वीक नहीं दे पा रहे हो तो विद इन 15 डेज़ तो आपको टेस्ट देना ही देना है। देन नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। अगर देखोगे नहीं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हो, तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है, कौन सा वीक टॉपिक है, पता कैसे चलेगा। सारे रॉन्ग क्वेश्चंस को उठाकर देखो और देखो कि कहाँ तुमने मिस्टेक करी है, ये क्वेश्चन गलत हो कैसे गया जब तुमने पढ़ा था। तो अब टेस्ट एनालिसिस भी 3 टाइप से होती है। अगर आपको या तो वो आपकी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ हो, या फिर आपको आता तो हो वो क्वेश्चन लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाए हों उस टाइम पर, इसका मतलब वो आपका टॉपिक वीक है, उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना उस टॉपिक को। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो टॉपिक और वो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, तो यार उसको पढ़ लेना अच्छे से और समझ लेना उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करना टेस्ट के बाद। एंड टाइम लग रहा है तो लगने देना, लेकिन जो करना बहुत अच्छे से करना। नॉट प्रैक्टिसिंग OMR शीट। नीट पेन पेपर फॉर्मेट पे होता है, तो अभी से आपको OMR फिल करने की प्रैक्टिस करने पड़ेगी, बबलिंग करने की प्रैक्टिस करने पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट आधा घंटे पहले ही अपना टेस्ट ख़त्म कर ले, जिससे आपके पास OMR फिल करने का टाइम रहे। एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स तो लगते ही हैं OMR फिल करने में। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप OMR की फ़ोटोकॉपी निकलवा कर रख लें बहुत सारी, और जब भी टेस्ट दें OMR फिल करके ही दें। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और भागते जाओगे और पहले का कुछ रिवाइज़ नहीं करोगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने का। आप सब कुछ भूलते जाओगे पहले का। इसलिए टाइम टू टाइम रिविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई एक ऐसा दिन बना लें जिसमें आप सिर्फ रिवाइज़ करें और कुछ भी नया नहीं पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऐसा दिन संडे बना लें जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करें, जो भी आपने पूरा एक वीक में पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज़ करें और कुछ भी नया नहीं पढ़ें।
नॉट मार्किंग इम्पॉर्टेंट एंड स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस। आप जब भी DPPs या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे आप स्टार मार्क कर लेना। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चन जिसका लगे कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा था, या आपको डिफ़िकल्टी हुई उसको सॉल्व करने में, आपको सोल्यूशन देखना पड़ा, आपसे सॉल्व नहीं हुआ वो क्वेश्चन, जिससे आप जब नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप पहले उन स्टार मार्क क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। हाईलाइटिंग NCERT, यार पूरी की पूरी NCERT ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं NCERT बुक से, इसलिए आप पूरी NCERT बुक को कलर मत कर देना, सिर्फ उन पॉइंट्स को कलर करना जो आप फ्रिक्वेंटली भूल रहे हो। इससे आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो या जब भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उन पॉइंट्स को पहले पढ़ लो जो हाईलाइटेड हो और जो आप भूल रहे हो। नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लास्ट मोमेंट रिविज़न में काम आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई भी टेस्ट है और आपको बहुत जल्दी से सब कुछ रिवाइज़ करना है, तो आपने फटाक से शॉर्ट नोट्स निकाले, आपने फॉर्मूला शीट निकाली और उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए और आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको अभी से साथ में बनाते हुए चलना, एंड के लिए मत छोड़ना। अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन बाद में बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। नॉट कम्प्लीटिंग सिलेबस टिल दिसंबर। आपको हर हाल में अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करना होगा, जिससे आपके पास 4 महीने रहेंगे रिवीजन के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो पेपर ही होता है, इसलिए आपके पास 4 महीने रिवीजन के लिए रहेंगे। जो टारगेट सेट कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करके ही सोना। हर दिन खुद को बेटर बनाने की कोशिश करना, खुद से ही कंपटीशन रखना कि अगर आज मैंने इतना पढ़ा है तो कल मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा, या फिर अगर मेरे इतने मार्क्स आए हैं टेस्ट में तो अगले टेस्ट में और ज़्यादा आएंगे। तो अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना, जिससे आपके पास इनफ टाइम हो रिवाइज करने के लिए। फॉलोइंग मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एक बुक रखना, भटकना मत इधर उधर। कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल, कोई भी DPPs, लेकिन एक चीज़ पे स्टिक करना। ये नहीं कि 250 to 300 क्वेश्चंस लगा रहे हैं एक चैप्टर के। अगर आप 100 क्वेश्चन भी लगाओगे ना एक चैप्टर के, और अगर आपने बहुत अच्छे से लगा लिए, एक कॉन्सेप्ट समझ के लगाया, तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। 100 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन ऐसे लगाओ कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड बी कंसिस्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पर कि सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। फ़ोन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और जो भी डिस्ट्रैक्शन हो आपकी लाइफ में, सबसे दूर रहो। थोड़ा सेल्फिश बनो, खुद के बारे में सोचो। पूरे टाइम रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। बहुत टाइम मिलेगा आपको MBBS में आके फ़ोन चलाने का, रील स्क्रॉल करने का, रिलेशंस बनाने का, बहुत टाइम मिलेगा। बहुत मस्ती होती है यार यहाँ पर। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी एक बार में अगर आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, इतनी मेहनत से वो तुमको पढ़ा रहे हैं। मेहनत करो, अपना बेस्ट दो हर दिन अपना गोल पूरा करो एंड फिज़िकली और मेंटली फिट रहो। सो दैट्स इट। आपको ये सारी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने करी थी, मुझे इस वजह से ड्रॉप लेना पड़ा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।